हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ऑल सेट, ऑल गुड, ओके। तो आप लोग देख रहे हैं मैथमेट्री लाइव स्टडी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। माई सेल्फ अवनीश मिश्रा। जिन लोगों की क्लास 11 के एग्जाम चालू है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिन लोगों की एग्जाम हो चुकी है उनको वेलकम टू द 12th स्टैंडर्ड। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 11th के कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का क्लास 11, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि क्लास 11 तो बर्बाद हो गया। आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा हुआ होगा कि क्लास 11 में पढ़ाई नहीं हुई होगी या फिर किसी कारणवश जो है वो खराब हो गया होगा। तो अब डायरेक्टली जब आप 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेंगे तो क्या पूरा आएगा क्या आप लोगों को? ऐसा नहीं है बच्चों। क्लास 11 के कुछ टॉपिक जो है ना, जो हाईली इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को आने चाहिए। ओके तो उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 11 के कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरा टीचिंग पैटर्न कैसा है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ओके मैं आज आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि टीचिंग पैटर्न क्या अलग पढ़ाएंगे, क्या नाच गा के पढ़ाएंगे क्या? नहीं, नाच गा के तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न से मैं जाऊंगा, है ना। मैं पिछले 6 या 7 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं ऑफलाइन ट्यूशन में, तो मैं वही पैटर्न फॉलो करता हूं मैं, है ना। तो वही पैटर्न मैं यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे। और एक बात मैं अभी बताता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के बाद ही आइडिया लगेगा कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या है और क्या टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा। ओके तो पहले अपन देख लेते हैं कि क्लास 11 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्लास 12 में लगने वाले हैं, है ना। 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12 में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक और बात मैं बच्चों अभी बता देता हूं आप लोगों को, मैं जितने भी टॉपिक मार्क करवाऊंगा, मैं जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा, तो जब मैं आप लोगों का 12 पढ़ाता रहूंगा, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा रहा हूँ, ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूँ, केटीजी पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी भी टॉपिक में मोस्टली 80 to 90% चांसेस है कि मैं किसी भी टॉपिक में ये नहीं बोलूंगा कि आप जाओ और मेरा वीडियो देख के आओ तो ही ये वीडियो आपको समझेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्लास 12 जब आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, जब कोई भी टॉपिक आएगा और उसका बेस 11th होगा तो मैं वो टॉपिक आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे कि मैं रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, तो रोटेशनल डायनामिक्स में मैं यूसीएम से स्टार्ट करूंगा। क्लास 11th में जो आप लोग ने यूसीएम पढ़ा था, है ना, क्लास 11 में जो यूसीएम पढ़ा था उसके सारे बेसिक्स मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। देन आई विल शिफ्ट टू द 12th स्टैंडर्ड। ये मेरा तरीका होता है बच्चों, है ना। ऐसा 80 to 90% चांस होगा कि मैं बोलूंगा ही नहीं कि आप लोग जाओ मेरे वीडियोस देख के आओ या फिर किसी और के भी वीडियोस देख के आओ। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा तो क्या हम लोग क्लास 11 पढ़े ही नहीं? ऐसा नहीं है बच्चों। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। आप लोगों का ऑफलाइन ट्यूशन होगा, आप लोगों का कॉलेज का जो लेक्चर होगा या फिर कहीं और ट्यूटर से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वो ट्यूटर्स आप लोगों को ये नहीं बताएंगे क्लास 11th का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ाते चलेंगे और 12th का भी पढ़ाते चलेंगे। वो इतना नहीं बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे और वो बहुत सारे लोग में से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो वो डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देंगे। तो जब आप उनका लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो आप लोगों को बेसिक्स आना जरूरी है। अब बेसिक्स आने के लिए क्या पूरा 11th स्टैंडर्ड फिर से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक मैं आप लोगों को आज मार्क करवाने वाला हूं, है ना। वही टॉपिक जो है मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए क्लास 12 के लिए। ओके अभी जिनका एग्जाम हो चुका है वो थोड़ा अभी पढ़ सकते हैं, कुछ वीडियोज वगैरह देख सकते हैं, है ना। तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, क्या आप लोग पूरा 11th एक ही साथ पढ़ सकते हो बच्चों? नहीं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को तरीका बताया। पूरा क्लास 11th एक साथ लेके मत बैठिए। अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है जहां पे आप पढ़ रहे हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं या फिर मेरे से पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी ने सपोज कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया है ना, या फिर सपोज कर लीजिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट किया है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ने के लिए जो बेसिक लगेगा वो आप लोगों का क्लास 11th का साउंड का टॉपिक था। तो साउंड का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए रादर देन स्टडिंग ऑल द 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक, है ना। पूरा 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वही टॉपिक पढ़िए। तो इससे क्या होगा मालूम है? इससे ना धीरे धीरे आप लोगों की नींव जो है ना मजबूत होगी बच्चों। एक साथ देखो, एक साल आपने खराब किया है, 11th स्टैंडर्ड खराब करने में 1 साल लगा है, तो वो 10 दिन में नहीं बनने वाला, वो धीरे धीरे बनेगा।
और मैंने बोला था आप लोगों को अगले आने वाले 4 या 5 महीने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका रहेगा, है ना। आप लोगों का 11th अगर धीरे धीरे ऐसे पढ़ते चलोगे तो 11th ऑलरेडी बिल्ड हो चुका रहेगा, क्लास 11 का जो रिग्रेट चला जाएगा और एक अंदर नया कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा आप लोगों में। ओके, और मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास 12 का जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा, मैं एक भी वीडियो में अगर ऐसा बोला मैं या फिर अगर ऐसा रहा 90% केसेस में मैं नहीं बोलूंगा कि आप जाइए मेरा वीडियो देखिए। अगर मैं बार बार ऐसा बोलूंगा बच्चों, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, किसी और चैनल पे शिफ्ट हो जाना, डिसलाइक मार देना, रिपोर्ट कर देना, आपको जो करना रहेगा कर देना। ओके, मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों, वो टॉपिक मैं 12th स्टैंडर्ड में फिर से रिपीट करूंगा। मैं आप लोगों को अगर देखना होगा तो मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना, रोटेशनल डायनामिक्स का, मैं कितना डिटेल जाऊंगा मैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों, पहला टॉपिक है अपना, पहला चैप्टर कौन सा है अपना? पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, यही है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बच्चों मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को, इसमें सिर्फ डायमेंशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, M1 L1 T1 ये सब जो निकालते हैं आप लोग, तो इसमें डायमेंशन जो है आप लोग स्टडी कर लेना आप लोग। अब ये नहीं बता पाऊंगा मैं, हाँ ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे आपकी बुक में दिया हुआ है यार, है ना। यूट्यूब पे भी वीडियोस पढ़े, बहुत सारे पढ़े, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर चाहिए रहेगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है ना। फंडामेंटल डायमेंशन याद कर लो, फिर उसके बाद फंडामेंटल से डिराइव डायमेंशन होते हैं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, आप लोग देख लेना। फिर दूसरा चैप्टर आता है आप लोगों का मैथमेटिकल मेथड, है ना। दूसरा चैप्टर आप लोगों का क्या बच्चों, मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, इन शॉर्ट ये चैप्टर का नाम है स्केलर एंड वेक्टर, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर को करने के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जो इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट वगैरह हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, है ना, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सारे जितने भी रूल है ना, इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो। जैसे कि क्रॉस को डॉट को हटाओगे तो कॉस आएगा, क्रॉस को हटाओगे तो साइन आएगा। ये सारी चीजें जो बेसिक रिजल्ट है ना, वो आप लोग याद कर लो, ताकि आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में दिक्कत ना है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट, भाई ये नहीं बोलो कि आप पूरा डेरिवेशन देखते जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो, तो ये सारे जो चीजें जो है आप लोगों के हेल्प करेगी। आई कैप, जी कैप, के कैप, आई कैप किस डायरेक्शन में होता है, यूनिट वेक्टर, ये सारे जो है बेसिक्स देख लो। तीसरा आप लोगों का टॉपिक है बच्चों मोशन इन प्लेन, है ना, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक है बच्चों यूसीएम, और वो टॉपिक है आई गेस 3.4। एक सेकेंड मेरे को चेक कर लेने दो, क्या ये वही टॉपिक है, इफ आई एम राइट। इसके पहले ना डेफिनेशन वगैरह है बच्चों, है ना। इसके पहले क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी नहीं, हाईली इंपॉर्टेंट। ये अगर आता रहेगा ना बच्चों आप लोगों को, अगर ये आता रहेगा तो ही रोटेशनल डायनामिक्स आप लोगों को आएगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, और वो आएगा, ये आएगा तो वो आएगा। और आप लोगों का 5th चैप्टर है ऑसिलेशन, तो ही वो आएगा। ऑसिलेशन में ना, ऑसिलेशन में जब इक्वेशन डिराइव किया जाता है ना, तो वो मेथड ही यूसीएम होता है। जब आप इक्वेशन डिराइव करने बैठोगे ना, बेस उसका यूसीएम लिया जाएगा, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्रॉ किया जाएगा, उसी को प्रोजेक्ट कर करके इक्वेशन बना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्लास 11 में मैंने डिटेल में करवाया है। फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप मुझसे पढ़ेंगे ना रोटेशनल डायनामिक्स, वही लगन से और वही डिटेल और वही जो गहराई होती है टॉपिक की, उतनी गहराई से मैं आप लोगों को ये यूसीएम एक्सप्लेन करूंगा। देन आई विल शिफ्ट टू द 12th स्टैंडर्ड का रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, इन शॉर्ट इसमें कोनिकल पेंडुलम में भी मिलेगा आप लोगों को, और वही कोनिकल पेंडुलम का सेम डेरिवेशन आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है, एक स्टेप बढ़ के आप लोगों को वहां पे टेंशन फाइंड आउट करना रहेगा। कोनिकल पेंडुलम डेफिनेशन भी सेम रहेगा, डायग्राम भी सेम रहेगा, डेरिवेशन भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम मिलने वाला है। हाँ, इसमें और भी कुछ डेफिनेशन वगैरह है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीजें जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना, उनके रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट, फॉर्मूला क्या होता है ना। फिर भी कोई घबराने की बात नहीं, आएगा मैं वापस से बताऊंगा मैं। ओके, फिर इसके बाद आप लोगों का आता है बच्चों 4th चैप्टर। 4th चैप्टर क्या है आप लोगों का, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। असल में देखा जाए तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ना, असल में देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ने बैठे हो क्या, नहीं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.4 क्या आप लोगों का, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
क्यों ऐसा आता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप लिफ्ट के सम सॉल्व करोगे ना बच्चों, और कुछ कॉन्सेप्ट जो समझने होंगे लिफ्ट के लिए, तो आप लोगों को वो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल और यूसीएम में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें ये लगेगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको नहीं पढ़ा है ना आप लोग ने, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना, मैं वहां पे भी आप लोगों को विजुअलाइज करवा दूंगा कि कैसे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। देखो क्या होता है जनरली बच्चों, मालूम है, अगर कोई टीचर आप लोगों का जहां से पढ़ रहे हो, अगर वो रोटेशनल डायनामिक्स 6 या 8 लेक्चर में खत्म करेगा ना, तो मुझे 12 से 14 लेक्चर लगेंगे, डबल सीधा लगता है। यही कारण है मेरा कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा, मैं थोड़ा तो टाइम लगेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है खाली। ओके, मेरे लेक्चर्स जो है बड़े बड़े होंगे, एक एक सवा एक घंटे के होंगे, और बड़ा 12, 13, 14 लेक्चर्स का, एक एक 12, 13, 14 का लेक्चर का एक टॉपिक बनेगा, 15, 16 भी टॉपिक होंगे। ओके, बहुत बड़े बड़े वीडियोस आएंगे मेरे। ओके, तो आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने 11th नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं 12th आप लोगों का 12th में वो सारी चीजें कवर करवा लूंगा। बस आप लोग क्या करना है मालूम है, कल किसी ने कमेंट किया था कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, नाम बोल गया मैं, कोई तो है, मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो, है ना, आप मेरे ऊपर क्या करो, सिर्फ भरोसा रखो, ज्यादा नहीं, 1-2 चैप्टर के लिए मेरे को टाइम दे दो अपना, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स से मैं जैसे जैसे पढ़ाते चलूंगा, ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, 1-2 चैप्टर का मेरे को टाइम दे दो, आप लोग अपने आप मुझसे चिपक जाओगे। आप लोग, मेरे अलावा तुम लोगों को किसी का लेक्चर्स पसंद ही नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं अपनी तरफ से देता हूं मैं। ओके, तो ये रहा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, एक और चीज है बच्चों इसी टॉपिक में, और वो है 4.7 है, ये 4.7 है ना, इसमें पुली से रिलेटेड मोमेंटम वगैरह मैंने बताया है ना, क्या है इसमें पुली से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4.7 टॉपिक 7 क्या है आप लोगों का, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें पुली के सम है। भाई ये बोलूंगा, ये वाला वीडियो मेरा देख लेना, पुली के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, 1 सवा 1 घंटे का क्लास था मेरा, पूरा वीडियो उसी के ऊपर गया, तो मैं बोलूंगा वो वीडियो मेरा जरूर देख लेना, आप लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि कैसे पुली का डायग्राम ड्रॉ किया जाता है ना, पुली पे कैसे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको बोला जाता है। ओके, फिर इसके बाद आता है बच्चों इस टॉपिक में एक चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है इंपल्स, है ना, एक इंपल्स है, फॉर्मूला वगैरह काम आएगा इसका, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो आप लोगों का कपल एंड इट्स टॉक 4.10 और 4.11, हाईली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक रहने वाले, कपल एंड इट्स टॉक, और इसके पहले जो मैंने बताया, क्या बताया, रोटेशनल एनालॉग, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लॉज ऑफ मोशन में। तो इतने टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए बिफोर अपेयरिंग द 12th स्टैंडर्ड, आप लोग का ऑफलाइन कोचिंग हो, स्कूल का क्लास हो, या कॉलेज का क्लास हो, या फिर कहीं और भी हो। ओके, तो ये टॉपिक जो है आप लोग गो थ्रू कर लेना। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, खास तो बहुत है लेकिन अपने 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। फिर आता है चैप्टर 5 ग्रेविटेशन आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड से निकाल दिया हुआ, ग्रेविटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं बच्चों, ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिमिलैरिटी है, जो जिसने भी मेरा क्लास 11 का लेक्चर अटेंड किया होगा ना, तो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो एग्जांपल लिया था ना, चाय वाला एग्जांपल लिया था, कि कोई लड़का जो पढ़ना नहीं चाहता वो चाय का ठेला लगाना चाहता, तो कॉलेज के बाहर, ऑफिस के बाहर, क्लास के बाहर, स्टेशन पे, ऐसी चीजें एग्जांपल देके मैंने बताई थी, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैंने सेम एग्जांपल दिया था, फॉर्मूला भी मैंने सेम डिराइव किया था। तो ग्रेविटेशन का अगर ये टॉपिक आता रहेगा आप लोगों को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वाला टॉपिक आ जाएगा। खैर फिर भी छोड़ दो, अगर ये तो है ही नहीं आप लोगों को, ग्रेविटेशन का कुछ जरूरत है ही नहीं। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, एक्सेप्ट देन फ्रिक्शन, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें ना फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों का पेज नंबर है, पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्रिक्शन की कितने टाइप होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जरा आप लोगों को पता रहेगा ना इसके बारे में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, फ्रिक्शन 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा यूज होगा, मैकेनिक्स में हर जगह यूज होगा। तो आप लोग मेक श्योर दैट आप इसको पढ़ लेना आप लोग, है ना, नहीं पढ़े रहोगे, मैं हूं ना, मैंने बताया ना, ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखवाया ना बच्चों अभी तक, जितने भी टॉपिक मैंने बताया, एक्सेप्ट इन दिस 2 टॉपिक्स, डायमेंशन कहाँ लिखाने बैठूं, अभी निकालने बैठूं मैं,
है ना। मैथमेटिकल मेथड में भी स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को, बाकी ये सारे जितने भी टॉपिक लिखा ना, मोशन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन वगैरह, ये सारे जो टॉपिक मैंने मार्क करो ना, ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, इसलिए मेरा टाइम जो है ना ज्यादा जाएगा। फिर इसके बाद आता है बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आता रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। बस हाँ, आप लोगों को ये आना चाहिए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता रहेगा। फ्रेश माइंड लेके जाओगे 12th स्टैंडर्ड में तो हीट के दो टॉपिक्स हैं, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आ जाएगा बिंदास, आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, ये चैप्टर छोड़ सकते हो आप लोग। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का ये कौन सा चैप्टर, 6, 6, 8। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का 8th चैप्टर। 8th चैप्टर कौन सा बच्चों, साउंड। 8th चैप्टर है आप लोगों का साउंड। क्या वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें ना क्या इंपॉर्टेंट है मालूम है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है साउंड में, डेफिनेशन और इक्वेशन ऑफ वेव। कौन सा डेफिनेशन, स्टार्टिंग में ये सब, वो मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ये सारे डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है ना, डब्ल्यू पीरियोडिसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी चीजें जो कि बच्चा लेवल है, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है। फिर से बता रहा हूं मैं, ये 12th स्टैंडर्ड में वापस पढ़ाऊंगा। इक्वेशन ऑफ वेव मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है और मेरा टॉपिक जो है यहीं से स्टार्ट होगा 12th स्टैंडर्ड का, इक्वेशन ऑफ वेव। ये डिराइव करने आएगा ना, देन ओनली यू कैन लर्न सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो छोड़ूंगा नहीं कि आप जाओ पहले का देख के और यहाँ पे मैं देखो, नहीं, ये सारी चीजें बताने के बाद ही मैं 12th स्टैंडर्ड पे शिफ्ट करूंगा मैं, और बहुत ही बेहतरीन पूरा एक लेक्चर जाएगा इसके ऊपर, वेव का इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा। और मेरी गारंटी है कि आप लोग बहुत मजा आ जाएगा बच्चों, है ना। जिन्होंने 11th स्टैंडर्ड मुझसे पढ़ा होगा उनको मालूम है, मैं ना एग्जांपल कैसे देता हूँ मालूम है, जो डेली लाइफ से आप रिलेट कर पाते हो, जो आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, वही एग्जाम्पल भी मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही समझ में आया, है ना। मैं वो एग्जाम्पल नहीं लेता कि अरे स्पेस में ये है वो, ऐसा कुछ नहीं, जो मुझे समझ में आया मैं वही बताता हूँ मैं, है ना। वो सबसे बेसिक आइडिया होता है मेरा। तो साउंड में इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है आप लोगों का 9th चैप्टर, आई गेस ऑप्टिक्स है, छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 9th चैप्टर ऑप्टिक्स है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। 12th स्टैंडर्ड, मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूंगा, ऑप्टिक्स नहीं आता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्योंकि ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स, है ना। 12th स्टैंडर्ड में टॉपिक रिलेटेड है आप लोगों का वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आप लोगों को ना लाइट के बारे में बात करनी है, लेकिन उसमें ना ये एरर मिरर नहीं रहेगा, कॉन्वेक्स। आपके 11th स्टैंडर्ड में क्या था, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीजें उसमें वो सब की जरूरत नहीं है। लाइट के बारे में, टोटली लाइट के बारे में, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, यंग्स मॉड्यूलस, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें हो सकेगा तो मेरे पास अगर सेटअप रहेगा ना, मैं आप लोगों को वो एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूंगा मैं। तो 9th चैप्टर, सॉरी ये क्या था, 9 क्या था, ऑप्टिक्स, छोड़ दो कोई जरूरत नहीं है ना। 10th चैप्टर आप लोगों का क्या है बच्चों, 10th चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, होल चैप्टर इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपने आप में ये एक अलग एरा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत सारे लेक्चर मेरे जाएंगे इसके ऊपर, BCO लेक्चर साथ में इसके ऊपर लूंगा मैं, तब आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर होगा, है ना। इसमें आप लोगों को मैं वही एग्जांपल दूंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। क्योंकि आपके हाथ में हमेशा एप्पल नहीं होता है, एप्पल माने मोबाइल, लैपटॉप वो वाला नहीं, एप्पल खाने वाला एप्पल, है ना। आपके हाथ में एप्पल नहीं होता है, गुआवा नहीं होता है, वाटरमेलन नहीं होता हमेशा, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल जरूर होता है। और उस मोबाइल के एग्जांपल से अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो यू कैन लर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेरी इजीली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई इसमें दो राय नहीं है ना। फिर आप लोगों का आता है चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहला टॉपिक है जो आप लोगों का 11.2 इलेक्ट्रिक करंट, इन सब पर डेफिनेशन वगैरह देख लेना आप लोग, करंट क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, क्या ये सब डेफिनेशन है। और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग पढ़ लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको पूरा नहीं भी आता रहेगा ना बच्चों, मैं तो बोलूंगा पूरा पढ़ लेना, डेफिनेशन आता, सॉरी इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला आता रहेगा ना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। फॉर्मूला आप लोग देख लेना आप लोग, ओके। तो फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर हो गया, इसमें ये सारी चीजें, बाकी सीरीज पैरेलल ये सब बहुत बच्चा टॉपिक है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया रहेगा। और हाँ, और एक चीज इसमें 11.9 टॉपिक जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये शायद मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि मैं इसके लिए बोलूंगा आप लोग मेरा वीडियो देख लेना, आप लोग मेरा नहीं किसी का भी देख लेना जिससे आप लोगों को समझ में आता रहे, है ना। फिर इसके लिए हाँ ईएमएफ कर लेना 11.11 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको मैं बोलूंगा हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, 12th स्टैंडर्ड में वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को कि ये क्या होता है ना। फिर इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैं बोलूंगा बच्चों कि जो इसके डेफिनेशन वगैरह है और जो डेरिवेशन है बहुत इजी डेफिनेशन और डेरिवेशन है, दोनों भी इजी है। ये कौन सा टॉपिक था? 11th 12th मैग्नेटिज्म है ना। इससे रिलेटेड आप लोगों को जो 12th में टॉपिक मिलेगा दैट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल। यहां भी छोटा टॉपिक है, वहां पे भी छोटा टॉपिक है। तो यहां पे मैं जो बोलूंगा ना आप लोगों को बच्चों 221 से 223 तक जितने भी टॉपिक्स है सारे पढ़ लेना, इजी है। डेफिनेशन वगैरह ये पढ़ोगे आराम से अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को 221 से 223 तक। रेस्ट ऑफ द टॉपिक छोड़ दो। इसके बाद वाला चैप्टर क्या है? कम्युनिकेशन है, वो सब छोड़ दो। सेमीकंडक्टर है, उसको 12th के लिए छोड़ो आप लोग, 12th में डिटेल में करेंगे अपन। ओके, दोनों ही सेमीकंडक्टर जो है 11th और 12th मिक्स करके अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो मैंने आप लोगों को मार्क करवा दिया, जो कि 12th स्टैंडर्ड में लगेंगे आप लोग, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को आने चाहिए, क्या करने के लिए? 12th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए। ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को आने के लिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, नहीं आता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, मेरे ऊपर बस भरोसा रखना आप लोग, मेरे ऊपर भरोसा रखना। कैसे? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेली लेक्चर अटेंड करना रहेगा। डेली लेक्चर अटेंड करते रहिए, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ये तो था सिलेबस जो रिलेटेड है अपने 12th स्टैंडर्ड से। अब मैं मेरे टीचिंग पैटर्न की बात करूंगा मैं। तो बच्चों मैं ना ऑफलाइन जहां पे भी पढ़ाता हूं मैं, वो सबसे तो रिलेशन नहीं रहेगा आप लोगों को। मैं जहां भी पढ़ाता हूं ना 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है बच्चों मेरी ऑफलाइन। तो उस 2 घंटे में ना मैं ना स्टोरीज बताता हूं मैं ना, जैसे कि 2 घंटे ना पूरी क्लास कोई भी बैठ के कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, तो मैं ना 10 या 15 मिनट उन लोगों को ना बीच में स्टोरीज बताता हूँ। अब स्टोरीज कैसी रहती है? पहले जमाने की कुछ रहेगी, माइथोलॉजी से रहेगी, फ्रीडम फाइटर की रहेगी, मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेगी, है ना। इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो ग्लोबली आजकल जो हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो इन सब में ना मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं इन सब चीजों के बारे में ना पता लगाते रहता हूँ मैं, और ये सब बातें जो है मैं सोचता हूँ कि मैं अपने तक ना रखूँ, मेरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे। तो मैं जो मेरे पास जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है ना, मैं वो आप लोगों तक भी पहुंचाऊंगा। तो आप सोच रहे हो क्या 1 घंटे क्लास में 15 मिनट स्टोरी भी सुनाओगे क्या? 15 मिनट तो नहीं बच्चों, 2 4 5 मिनट में आप लोगों को स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, ताकि मेरा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे, है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना, थोड़ा सा नॉलेज अगर आप लोग एक्स्ट्रा भी लेते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप दूसरे का भी देखते हो तो बोले 1 घंटे टाइम पास करते ही ना, ये कर दो वो कर दो, मैं ये किया था मैं वो किया था। अरे वो सब छोड़ो यार, क्या किया था उससे छोड़ो, कुछ अच्छा लो ना, कुछ मेरे से अच्छा सीखो। जो मैंने सीखा है, मेरे ऐसा तो है नहीं कि सारी बुराइयां मेरे अंदर ही है, कुछ तो अच्छा ही होगी, जो अच्छा ही होगी वो मेरे से सीख लो आप लोग, है ना। किसी और के अच्छा है वहां से सीख लो। तो ये मेरा पैटर्न होगा 1 घंटे क्लास में, जब जब मुझे कोई स्टोरी ऐसी लगेगी और जो टॉपिक से रिलेटेड रहेगी, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा। ऐसा नहीं कुछ भी बताते चल रहा हूं मैं, टॉपिक से रिलेटेड कोई मुद्दा उठेगा तो उस मुद्दे के ऊपर मैं स्टोरी बता दूंगा मैं। जैसे मैं घड़ी बना रहा हूँ, कोई घड़ी बना रहा हूँ, तो घड़ी से रिलेटेड अगर कुछ रहेगा स्टोरी मेरे पास, तो मैं वो आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ये मेरे टीचर्स हम लोग को ऐसे पढ़ाते थे और मैं भी ऐसे पढ़ाता हूँ। ये तो रहा मेरा टीचिंग पैटर्न। एक और पैटर्न है मेरा बच्चों, क्या मैं एकदम नंबर वाइज चलूंगा। जैसे कि आप लोगों का पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, दूसरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तीसरा है केटीजी, चौथा है थर्मोडायनामिक्स, पांचवा है ऑसिलेशन, फिर वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे ऐसे। क्या ये मैनर में मैं पढ़ाऊंगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। पहला चैप्टर है आप लोगों का रोटेशनल डायनामिक्स, और उस चैप्टर से जो कनेक्टेड चैप्टर है वो है ऑसिलेशन। तो पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद जो हाईली चांसेस है कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा दैट इज ऑसिलेशन, क्योंकि पूरा ऑसिलेशन का बेस ही रोटेशनल डायनामिक्स है, वो आएगा तो ही आएगा। तो मैं क्या सोचता हूं कि अगर एक साथ इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं इन टॉपिक्स को पढ़ाऊं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा बार रिपीट होता चलेगा। जैसे कि मैं रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया, तो वो चीज बार बार आती रहेगी, लगातार ऑसिलेशन में भी आएगी। तो एक ही चीज जो है ना बार बार आपके माइंड पे हिट करता रहेगा और ज्यादा दिन तक हिट करता रहेगा, तो आप लोगों को ना याद हो जाएगा। तो ये मेरा पैटर्न होगा, है ना। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर उसके बाद हीट के चैप्टर्स, फिर उसके बाद जो लाइट के जितने चैप्टर्स हैं उनको कंबाइन करके पढ़ाऊंगा मैं, फिर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर कंबाइन करके वैसे पढ़ाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर पढ़ाया तो फिर कुछ और पढ़ा दूं,
पहले रोटेशन डायनामिक्स पढ़ा दिया तो चलो अब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करो। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। रोटेशन डायनामिक्स के बाद ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा, है ना। कुछ मेरा ये पैटर्न होगा, जो मेरा सोचा समझा हुआ पैटर्न है, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ओके। और आप लोग रिलेट भी कर पाओगे। आई होप आप लोग को ये मेरा मेथड जो है अच्छा लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, लेक्चर से जुड़िएगा आप लोग, है ना। कोई भी अगर मेरे लेक्चर में कमी मिलेगी तो मत अटेंड करना, अनसब्सक्राइब कर देना मुझे, है ना। बस थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे ऊपर। मैं बोल रहा हूँ अगस्त सितंबर तक आप लोग एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्ड हो चुके रहोगे। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एजुकेशन आप लोगों के पास रहेगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें जो है समझ में आ गई होंगी, है ना। जो पिछला हो चुका है अब उसको भूल जाओ, क्लास 11 जो है वो उसको भूल जाओ, है ना। पिछले वाले को एक्सपीरियंस के तौर पे 12th स्टैंडर्ड में यूज करो आप लोग, है ना। अब पीछे आप जाके ठीक नहीं कर सकते बच्चों। जो क्लास 11 आप लोग का बिगड़ चुका है वो बिगड़ चुका है, उससे अब सबक ले लो, उससे सबक लेके उसका एक्सपीरियंस लेके अब आप क्लास 12 में यूज करो। क्लास 11 में जो गलतियां हो गई वो गलती ना करके यहाँ पे उसको सुधार के कुछ पढ़ो, ओके। तो पिछले वाले को एक्सपीरियंस करो, यहाँ पे यूज करो, और एक्सपीरियंस ही सब मैटर करता है, ओके। आई होप मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको बोलिए कि लाइव लेक्चर स्टार्ट होने वाली है। किसी ने पूछा था कि क्लास कब से स्टार्ट होगी, 10 से 15 अप्रैल के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले एक और वीडियो भी आएगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बुक रेफर करनी है और उस बुक को कैसे पढ़ने का है, कितना पढ़ने का है, कैसे पढ़ने का, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। किसी ने कहा था कि अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट की 10 से ज्यादा बुक है तो आप बर्बाद हो। तो अपने को ज्यादा बुक भी नहीं रखनी है, पोटेंशियल बुक रखनी है जो अपने को काम आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं सब बातों पे मैं बात करूंगा कि कौन सी बुक होनी चाहिए, कितनी बुक होनी चाहिए, ओके। टिल देन बाय एवरीबॉडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेट्री लाइव स्टडी। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है mathmetry_study, मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, ओके। बाय एवरीबॉडी।